आप सभी, दिस इज सुमेर एंड यू वाचिंग ऑनलाइन क्लास ऑफ मोशंस एकेडमी। दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमने डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, एलिमेंट्री कैनाल, वो कंप्लीट कर लिया है। और आज एक स्पेशल, एक वेरी सेपरेट एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज व्हाट, लीवर। आज हम किस टॉपिक की, किस ऑर्गन की चर्चा करने वाले हैं, दैट इज स्पेशली लीवर। दोस्तों, आज हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर कह दो या इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसे आप यकृत भी कह सकते हो। और दोस्तों, यकृत के अलावा एक और इसका काफ़ी फेमस नाम होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। कई बार आपने सुना होगा, मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए। अक्सर माँ बाप अपने लाडले बेटे को कहते हैं कि मेरे जिगर का टुकड़ा। हैव यू एवर सीन अ वर्ड जिगर? दोस्तों, इस जिगर का मतलब ही क्या होता है? लीवर होता है। समझिएगा आप। तो यकृत पढ़ लो, जिगर पढ़ लो, लीवर, एक ही मतलब है इन तीनों का। आओ यहां से इसकी शुरुआत करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, हर दृष्टिकोण से, नहीं केवल डिफेंस में अपितु अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है, मानव शारीरिकी होती है, उसमें काफ़ी, और वैसे भी व्यवहारिक ज्ञान के दृष्टिकोण से भी आपको पता होना चाहिए कि लीवर क्या है। देखो, बड़े शर्म की बात है, माज आपसे मैं अपनी एक व्यथा, एक पीड़ा साझा कर रहा हूँ। अक्सर मैं ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ाता हूँ तो मेरे सब्जेक्ट की प्रति आपकी बेरुखी जायज़ है, विशेष तौर पर जो ह्यूमैनिटीज़ के विद्यार्थी हैं, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के, और अदर सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से चाव से पढ़ते हैं, इतिहास, राजा रानियाँ, लेकिन हमारे सब्जेक्ट के प्रति ये बेरुखी है ना, ये हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आप पूछोगे सर ऐसा क्या हुआ? भाई जायज़ बात है। एक बात बताइए, आप ये जान लेते हैं कि गंगा नदी यहाँ से निकलती है, इससे मिलती है और यहाँ गिरती है। आप ये भी जान पाते कि हिमालय इतना ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट इतने, आप दुनिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जानते हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, आप बताइए आपका लीवर कहाँ है? देखिए, आप विश्वास कीजिए, अगर आप मेरी क्लास देख पा रहे हैं तो एक सेकंड के लिए वीडियो को स्टॉप कीजिए और जरा टटोलिए अपने शरीर को और चेक कीजिए। शायद आपके जन्म के साथ ही आपके साथ लीवर है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। बड़े शर्म की बात है, जो चीज आपके शरीर में भगवान ने दी है आपको पता ही नहीं वो कहाँ है। इसमें तुक्के लगाओगे क्या? अरे ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ए यहां, बी यहां, सी यहां और डी यहां। ए बी सी डी, आप ऑप्शन के आधार पर यहां पर जो भी आपका विचार है, जो भी मत है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, वो आप यहां पर सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सवाल का जवाब गलत है तो इसका मतलब कुछ शब्द नहीं है आपके लिए, मेरी जबान से मैं क्या बोलूं आपके लिए। बड़े शर्म की बात है। दुनिया की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानने वालों, आओ अपने शरीर की ज्योग्राफी सीखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप गांठ बांध कर सुन लेना, आपका जिगर जो है ना, आपका लीवर जो है, ये आपका जो आमाशय है, इसका ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक, इसे कहते हैं बायां भाग। कौन सा भाग? बायां। भाई जो आपके बाएं हाथ की तरफ है वो कौन सा भाग हो गया? बायां भाग। जैसे कि हृदय हमारे शरीर के बाईं तरफ होता है, इसी तरीके से एक ये भाग भी होता है, इसे कहते हैं दाहिना भाग। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो अपना आमाशय होता है ना, आमाशय, आमाशय के एक तरीके से ठीक राइट, राइट मतलब दाहिनी तरफ कौन होता है? लीवर होता है फ्रेंड्स, जिगर होता है। अगर आपके यहां पर दर्द होता है तो समझ लेना, इट मे कोज लीवर प्रॉब्लम। इसे हम किस नाम से जानेंगे? ये लीवर से, जिगर से रिलेटेड एक समस्या हो सकती है। समझे आप बात को? तो आज की क्लास में आपको ये बात जाननी है और समझनी है कि ये लीवर और लीवर से रिलेटेड जो बातें हैं ये कैसे आएंगी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे,
आओ शुरू करते हैं। ये तो एक मैंने बात बताई थी कि लोकेशन पता चल गई ना कहाँ होता है, उदर गुहा में दाहिनी ओर। तो यहां से फर्स्ट यहां से पॉइंट बन गया लीवर के बारे में। देखिए क्या पॉइंट बना कि सर इसकी स्थिति बताइए, इसकी लोकेशन जो है ना वो कहाँ स्थित होगा। तो अभी अभी मैंने बताया था दोस्तों, ये जो पेट का खाली भाग होता है ना, इस खाली भाग को हम किस नाम से जानते हैं, उदर गुहा, अब्डोमिनल कैविटी। इस उदर गुहा में कौन सी दिशा में होता है, ये दाईं ओर होता है। कौन सी ओर, दाईं ओर। मैं किसकी बात कर रहा हूं रे, मैं लीवर की बात कर रहा हूं। पहला बिंदु क्लियर हो गया, ओके सर। सेकंड, आप बायोलॉजिकली जो भी स्टडी करते हैं दोस्तों, उसमें एक बात अवश्य याद रखना। कौन सी बात सर, एक बात अवश्य याद रखना कि जब भी कोई ऑर्गन पढ़ते हो, अगर हो तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, ये बात जरूर याद रख लेना। और सामान्य तो उसके पीछे क्या लगाएंगे, लॉजी लगाएंगे। ये एक एग्जाम था, काफी साल हो गए, बहुत साल पहले ये भर्ती निकली थी, अब की बार वापस निकल चुकी है। आई मीन रेलवे की एनटीपीसी। कौन सी, एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल वाली जो भर्ती है, उसमें एक क्वेश्चन आया था, स्टडी ऑफ लीवर, यानी कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है। एक तो इसका जवाब मिल जाएगा, मैं अब जो पढ़ाऊंगा उससे। अगर मैं जो पढ़ाने वाला हूं अभी वो बात आपने ध्यान से सीख ली तो एक और सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। वो कौन सा सवाल है गुरुजी, देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, निम्न में से कौन सा रोग है जिसमें यकृत प्रभावित होता है। सवाल ध्यान से समझना, मैं आपको मेरे जवाब की ओर लेके चलता हूं। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा रोग है जिसमें कौन प्रभावित होता है दोस्तों, यकृत प्रभावित होता है। आपको मैं यहां पर ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन और फर्स्ट है यहां पर रतौंधी, ऑप्शन नंबर सेकंड है यहां पर हीमोफीलिया, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड है, इसका नाम है दोस्तों हेपेटाइटिस, एंड लास्ट वन इज ट्रैकोमा। ये चार ऑप्शन है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अफेक्ट्स लीवर, निम्न में से कौन सा रोग है जो लीवर को प्रभावित करता है। अब ये जवाब अगर आप दे सकते हो तो सिर्फ तभी दे सकते हो जब आपको ये पता है कि लीवर को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, साइंटिफिक टर्म क्या होती है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप अभी दे देंगे बशर्ते आप मेरी दूसरे बिंदु वाली बात समझ जाओ। क्या है सर ये बात, जरा बताना आप। मैं बता रहा हूं भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लीवर का जो अध्ययन है महोदय, इस अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं, ये है हेपेटोलॉजी। अरे भाई कौन सा लॉजी है, इसे हम किस नाम से जान रहे दोस्तों, ये है हेपेटोलॉजी। पैक की जगह मैं कर दोगे तो वो ब्लड का अध्ययन हो जाएगा हेमेटोलॉजी, बट मैं क्या कह रहा हूं, हेपेटोलॉजी किसका अध्ययन है बताओ, ये लीवर का अध्ययन है। अच्छा अब बताओ, हेपेटो शब्द यहां से एक शब्द निकल के आया ना, कौन सा, हेपेटो। अब आप पकड़ गए ना बात को, तो दोस्तों याद रखना, कहीं की सीखी हुई बात पता नहीं कहां काम आ जाए। आपने ये बात यहां सीखी थी, अब जो बेहुदा बिल्कुल ही अल्हड़ गंवार है उसको तो मैं क्या समझाऊं, उसको मैं यहां पर देखना, बड़े मतलब दुख की बात है कि जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, चीजों को रटते हैं। उन्होंने रट लिया लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी, लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी, लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी, और क्वेश्चन आ गया निम्न में से कौन सा रोग लीवर से रिलेटेड है, तो वो इतना भी भेजा नहीं लगाएंगे क्या कि यार अपन ने वहां हेपेटो पढ़ा था, लीवर से रिलेटेड था, यहां भी क्या है, हेपेटा। तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। तो अगर आपने इस टाइप की स्टडी कर ली आपका काम हो जाएगा। अरे भाई मैंने जो समझाना चाहा आप क्या समझ पाए, मैंने ये समझाना चाहा कि जहां भी हेपेटो शब्द आ जाए समझ लेना इट कंप्लीटली डील्स विद लीवर। ये सारी किसकी बात होगी, लीवर की। आओ दोस्तों और आगे चलते हैं।
और आगे की जो बात है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा लीवर के बारे में। दोस्तों एक बेहतरीन और दिलचस्प बात, एक और वाकया सुनिए आप हमारे मुख से। आप जानते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, अंग प्रत्यारोपण होता है ना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑर्गन डोनेट करता है, अंग देता है, अंगदान, महादान, नेत्रदान, रक्तदान, ऐसे ऐसे अंग का भी दान किया जाता है। लेकिन इसमें काफी शर्तें होती हैं। ठीक, मैं जैसे मान लो आपके लिए एक छोटी सी बात कहूं, जैसे कि हृदय का प्रत्यारोपण होता है तो उसमें जो देने वाला होता है ना, उसकी एक कंडीशन होनी चाहिए कि वो ब्रेन डेड होना चाहिए, क्योंकि उसका आप दिल निकाल लोगे तो फिर वो क्या करेगा। तो वो दिल उसी का निकाल सकते हो जो खुद अपने शरीर के लिए कोई काम का नहीं है, यानी कि वो मानसिक रूप से कोमा में जा चुका है, उसका शरीर कोई काम का नहीं, दिल निकाल लो। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ लीवर डोनेशन की। लीवर कितने होते हैं हमारे शरीर में, जरा ये तो बता दो रे। मैं तो भूल ही गया था ये चीज बताना, शायद आपको पता होगी, मैं सोच रहा था ऐसा। अरे जिगर एक होता है कि दो होते हैं? जैसे कि दिल कितना होता है? एक। जिगर कितने होते हैं? दो। अमाशय कितना होता है? एक। अग्नाशय कितने होते हैं? दो। नहीं, अग्नाशय भी कितने होते हैं? एक होता है। अच्छा, पित्ताशय कितने होते हैं? पित्ताशय भी एक होता है। अच्छा बताओ, किडनी कितनी होती है? एक या दो? किडनी दो होती है। कितनी होती है? दो। तो लीवर कितना हुआ? एक। अच्छा, अगर लीवर का डोनेशन कर दिया जाए तो भाई सोचिए, सोचिए एक सेकंड के लिए, मैं मेरे ऊपर लेके चलता हूं। मैं भगवान न करे जैसे किस दिन मैं बीमार हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, और डॉक्टर साहब ने कहा कि सर आपके लीवर में प्रॉब्लम है। ओके सर। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि सर आपके लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। जैसे कि अमिताभ बच्चन का 25% लीवर ही काम कर रहा है, आपका लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, डॉक्टर ने मेरे को ऐसे कह दिया। और फिर मैं घर आया, और घर आके मैं अपने परिवारजनों से संपर्क करूंगा। ठीक, उन्हीं में से एक मान लो जैसे धर्मपत्नी है, ठीक, उससे संपर्क करूंगा। ठीक, इस बारे में बात करेंगे कि भाई डॉक्टर साहब ने ऐसे कहा है कि लीवर देना पड़ेगा, तो क्या तू लीवर देगी? दोस्तों वो मना कर देगी, ना जी ना, मेरे पास तो एक ही है। अब वो लीवर दे रही नहीं है, तो बताओ अब मैं क्या करूं? तो ऐसी स्थिति में उस बेवकूफ़ औरत को ये नहीं पता है कि मैं उसका पूरा लीवर नहीं ले रहा हूं। अब वो सवाल का जवाब समझ में आया ना, मेरे जिगर का टुकड़ा, माँ कहती है ना अपने बेटे को, तो वो बात यहां से समझ आई। अरे मूर्ख प्राणियों, समझने की कोशिश करो, मैं उसका पूरा लीवर नहीं लूंगा। तो सर आप फिर क्या करोगे? तो भाई बात ऐसी है कि आपके घर में कोई पेड़ है, जैसे कि सहतूत का पेड़ है, सहतूत एक बहुत अच्छा पेड़ आता है जिसमें रेशम प्राप्त होता है, और मैं चाहता हूं कि वो पेड़ मेरे घर में भी हो, तो क्या मैं आपके पेड़ को उखाड़ लाऊंगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या करूंगा मैं? आप वाले घर के पेड़ की डाली काट के मेरे घर लगा दूंगा, वो भी पेड़ है, यह भी पेड़ बन जाएगा। बिल्कुल यही काम करूंगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें यही होगा कि जिसका भी लीवर मेरे को लेना है, जैसे कि बेसिकली जो लीवर लिया जाता है, कोई भी अंग लिया जाता है, वो ब्लड रिलेशन में लिया जाता है। आप पत्नी का लीवर नहीं ले सकते, क्योंकि पत्नी आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है। आप भाई का लीवर ले सकते हैं, आप माँ का लीवर ले सकते हैं, आप अपनी सिस्टर का लीवर ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके ब्लड रिलेशन में है। फिर भी बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी का भी वो ब्लड मिल जाए, लेकिन ऐसा अपने हिंदू समाज में पॉसिबल नहीं है। तो सर अब क्या करेंगे? तो वहां से वो पेड़ वाली बात आपको समझ आई ना। क्या किया हमने कि ये लीवर जो होता है ना, ये फ्रेंड्स खंडों में होता है, टुकड़ों में होता है, पालियों में होता है। तो इसका एक टुकड़ा वो दे देगी माता, बहन, भाई जो भी है, और वो मेरे शरीर में लग जाएगा। मेरे शरीर में जो टुकड़ा आया है वो टुकड़ा वापस फल फूल जाएगा और पूरे लीवर का आकार ले लेगा, और उधर उनका लीवर भी कंप्लीट साइज ले लेगा। ये क्षमता जो है ना, ये इस जिगर को बहुत विशिष्ट बनाती है फ्रेंड्स। और इस क्षमता का मुख्य कारण क्या है? अरे भाई एक पेड़ की डाली है, वो डाली से पेड़ बन गया, ये क्या हुआ? छिपकली की पूंछ कटी, वापस नई पूंछ आ गई। आपने नाखून काटा, वापस नाखून आ गई। बाल काटे, वापस आ गए। ये बढ़ना, ये पुनर्जीवित होना, इसको क्या कहते हैं? इसके लिए एक अच्छा शब्द है। कौन सा शब्द है गुरुजी? वो शब्द बताइए आप हमें। देखो मैं अभी बताता हूं। ये है फ्रेंड्स, क्या इसको बोलते हैं?
पुनरुद्भवन। क्या कहा भैया? पुनरुद्भवन जो है ये इसका एक वैज्ञानिक नाम है। पुनरुद्भवन का मतलब है किसी भी अंग का वापस अपने पूर्ण आकार को प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन। तो फ्रेंड्स ये पुनरुद्भवन क्षमता जो होती है ना, ये सर्वाधिक किसकी होती है? ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता वाला अंग कौन सा होता है? तो जवाब देना लीवर होता है, यकृत होता है। इसीलिए जब भी ऑर्गन डोनेशन किया जाता है, जब भी लीवर का क्या किया जाता है दोस्तों? प्रत्यारोपण किया जाता है, एक दूसरे से दान किया जाता है, तो ये प्रत्यारोपण किसमें होगा बताओ? टुकड़ों में होगा। किसमें होगा? टुकड़ों में। तो देने वाले का भी काम चल गया और लेने वाले का भी काम चल गया। समझे आप बात? वरना पूरा हो जा तो फिर देने वाला क्या करता? जैसे किडनी दो होती है, एक दे दिया, एक से अपना काम चल गया। ऐसा लीवर में नहीं होता। ये आपने पुनरुद्भवन की क्षमता की बात देखी। ये पुनरुद्भवन से रिलेटेड ही मेरे को एक और पॉइंट समझाना है आपको। दोस्तों आप देखना, ये हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन, थोड़ी सी देर के लिए मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। हमारा जो ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क के चारों तरफ कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी होती है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखना, ये जैसे मान लो अपना ब्रेन है, ब्रेन के ये चारों तरफ एक लेयर, फिर दूसरी लेयर और फिर तीसरी लेयर। ठीक, 3 लेयर तो मांसपेशियों की होती है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। इसके बाद में फिर और क्या होता है सर इसमें? और इसमें होता है भैया 8 हड्डियों का कवच। कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां। इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी के बाद फिर और क्या होता है सर? तो इसके बाद और होता है भैया इसमें हेलमेट। ये हेलमेट भी होता है। अब बताओ, इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कई बार देखना कुछ एक्सीडेंट, जैसे कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, ठीक, वो गिर गया गाड़ी से, हेलमेट फूट गया है, सिर में कोई अंदरूनी चोट लगी, कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम सही था। 3, 4, 5 महीने के बाद में, 5-6 महीने के बाद में उसके सर में दर्द रहने लग गया। वो डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने बता दिया कि आपके ब्रेन है ना, ब्रेन में क्लोटिंग हो गया। ये क्या है? रक्त का थक्का जम गया। तो याद रखना, ये ब्रेन की जो चोट होती है ना, मस्तिष्क में जो चोट लगती है, मस्तिष्क में कोई खरांच आ गई, मस्तिष्क में कोई टूट फूट हो गई, तो दोस्तों वो सबसे देरी से रिकवर करता है। सबसे फास्ट रिकवरी रेट वाला ऑर्गन कौन सा है? लीवर। और सबसे स्लो रिकवरी रेट किसकी है? ये है ब्रेन की। सबसे न्यूनतम पुनरुद्भवन क्षमता वाला ऑर्गन कौन सा है भाई? तो जवाब देना, इसका जवाब जो होगा वो क्या होगा भैया? वो होगा मस्तिष्क। हमारा जो ब्रेन है ना दोस्तों, ये ब्रेन की पुनरुद्भवन क्षमता सबसे क्या होती है? कम होती है। दोनों बातें क्लियर? सर्वाधिक वाला कौन? लीवर। सबसे कम वाला कौन? मस्तिष्क। इसीलिए ऐसा बताते हैं कि मस्तिष्क को बहुत संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि पता है एक बार चोट लग गई तो ये रिकवर होने में बहुत ज्यादा समय लेगा। इसलिए ईश्वर ने भी व्यवस्था की है और हम भी व्यवस्था। इसलिए कहते हैं कि हेलमेट कभी भी हाथ पैर पर नहीं लगाते। कहां लगाते हैं? सिर पर, क्योंकि बहुत संवेदनशील एरिया है, बहुत कमजोर एरिया है, बहुत कोमल एरिया है। कौन? मस्तिष्क। ये बात क्लियर होगी। टॉपिक बहुत ज्वलंत है। आप सोच रहे होंगे सर इतनी एनर्जी क्यों लगा रहे हो आप, ऑनलाइन क्लास है। मैं नहीं समझता ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है। मेरी साइकोलॉजी अभी भी वही है। मेरे को कैमरे में स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। मेरी जो अमेजिंग पावर होती है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि माना कि मेरे सामने वही ऑफलाइन क्लास है, उसके हिसाब से चल रहा हूँ। यहाँ पर एक और बात निकल के आएगी, एक और तथ्यात्मक चर्चा का विषय है। वो क्या है कि सर हमारा जो जिगर है ना, ये शरीर के अंदर है, तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या आता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, देखिए मानव शरीर का क्या कहा मैंने? सबसे बड़ा अंग। देखिए कोशिका होती है, कोशिका से मिलकर क्या बनता है? ये कोशिका है, ठीक।
कोशिका से मिलकर बनते हैं ना फ्रेंड्स, उनको बोलते हैं हम क्या, उत्तक। उत्तक से मिलकर बनते हैं उनको हम बोलते हैं अंग, और अंग से मिलकर बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, तंत्र, और तंत्र से मिलकर जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, शरीर। यहां क्वेश्चन क्या बन रहा है, यहां क्वेश्चन ये बन रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो जवाब याद रखना, त्वचा। ये जो स्किन है ना, ये मानव शरीर का सबसे कैसा अंग है, बड़ा अंग है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए, मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग, तो लीवर। लीवर याद रखना मानव शरीर का कैसा अंग है भैया, दूसरा। बात किसकी चल रही है भैया, बात चल रही है लीवर की। तो याद रखना मानव शरीर जो है, ह्यूमन बॉडी है, इस मानव शरीर का कैसा, सेकंड लार्जेस्ट, या इसको हम कह सकते हैं क्या, बिगेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ा अंग है दूसरा। ये स्किन के जस्ट सबसे बड़ा कौन है, त्वचा, दूसरा सबसे बड़ा। या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा और घूमकर भी आ सकता है कि सबसे बड़ा अंग त्वचा, दूसरा सबसे बड़ा अंग लीवर है, लेकिन ये त्वचा नहीं, तो बाहरी अंग है दोस्त, इस शरीर के बाहर है। देखो स्किन बाहर है ना, तो ये बाहरी अंग हो गया। लेकिन अगर पूछ ले आंतरिक, आंतरिक वो अंग होते हैं जो शरीर के अंदर, शरीर के आंतरिक अंग, जैसे कि ब्रेन 1300 से 1400 ग्राम का, ब्रेन के अलावा जैसे यहाँ पर क्या है, दिल है लगभग 350-250 ग्राम का, ये हो गया, ठीक है। इस दिल के अलावा फिर नीचे चलते हैं, ये आता है अपना अमाशय, अमाशय के ठीक पास इधर क्या आता है, लीवर, इधर आती है किडनी लगभग 150-150 ग्राम की। तो ये जो अंदर वाले जितने भी मैंने ऑर्गन्स बताए ना, इन अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन है, तो याद रखना लीवर। तो दूसरा यहां से क्वेश्चन बन गया, मानव शरीर का ही है ये, मानव शरीर का लीवर जो है ना सबसे बड़ा कैसा अंग है दोस्तों, याद रखना आंतरिक अंग है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा, तो भी लीवर। सबसे बड़ा अंग, आंतरिक शब्द नहीं लगाए और सिर्फ कह दे अंग, तो जवाब होना चाहिए क्या, त्वचा। और दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन, तो भी क्या जवाब होना चाहिए, लीवर। ये बात क्लियर हो गई आपकी। अच्छा, अब ये बड़ा है तो आप ये भी बता दो सर कि इसका वजन कितना होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, लीवर की। तो याद रखना लगभग ये कितने केजी का होता है, 1.5 किलोग्राम का होता है दोस्तों, कौन, लीवर। कितने किलोग्राम का, 1.5 केजी डायग्राम, आई मीन इसका वजन होता है इस लीवर का। इसलिए हमने इसको सबसे बड़ा कैसा ऑर्गन माना है, इंटरनल ऑर्गन माना है मानव शरीर का। ये तो एक कुछ तथ्यात्मक बातें थी। अच्छा, अब एक और यहाँ से मुद्दे की बात निकल के आती है कि सर ये जो लीवर है ना, इस लीवर के कुछ फंक्शंस भी बताइए आपने, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। आओ दोस्तों मैं आपको इसके फंक्शंस बताता हूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके कार्य जो है ना उनके बारे में जानकारी लेना। यानी कि बात निकल के आती है यकृत जो है ना, यकृत के कार्य। सबसे पहला कार्य आप समझिए, जैसे कई बार कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो उसमें 2 कंडीशन होती है। ऐसा बताते हैं कि व्यक्ति दर व्यक्ति, एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसने एल्ड्रिन पी ली फिर भी नहीं मरा, और एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसने कपास की दवाई वो छिड़क रहा था और उसकी गंध जो है हवा के विपरीत प्रवाह से आ गई और वो गंध से ही मर गया। दोनों व्यक्तियों में क्या फ़र्क है, लीवर का फ़र्क है। लीवर जिसका मजबूत होता है वो ऐसा बताते हैं विष का प्रभाव बहुत कम होता है। इसका क्या कारण है, इसका यही कारण है, लीवर जो होता है फ्रेंड्स, ये मानव शरीर में जो भोजन होता है, इस भोजन का क्या करता है दोस्तों, निराविषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब कि विष युक्त चीज़ों को विषहीन बनाता है, जहर को
नष्ट करने का, डिटॉक्सिफाई करने का काम भी कौन करता है दोस्तों? लीवर, जितना संभव हो सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप बेखौफ हो जाओ कि अपने पास लीवर तो ही हम खा जाते, नहीं, एक लिमिट होती है, उसके बाद लीवर फेल हो जाता है और फिर इस इंसान की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण कार्य करता है दोस्तों, कई बार जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन में आपको पता है क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक। और नाइट्रोजन युक्त भोजन जब किया जाता है तो जैसे वो भोजन मानव शरीर के अंदर जाता है, जल के साथ उसकी रिएक्शन होती है तो एक गैस बन जाती है, और इस गैस का नाम क्या है? इस गैस का नाम है दोस्तों अमोनिया। जानते हो आप, जब भी आपके आसपास में कोई टॉयलेट होता है, इस टॉयलेट में जो बदबू आती है दोस्तों, वो बदबू किसकी होती है? वो अमोनिया की ही बदबू होती है। अमोनिया काफी जहरीली गैस होती है। बताओ, अब आमाशय में अमोनिया गैस बन गई, पूरे पाचन तंत्र में हाहाकार मच गया, अमोनिया बन गई। आमाशय छोटी आंत को फोन कर रहा है, अमोनिया, छोटी आंत बड़ी आंत को फोन कर रही है, अमोनिया बन गई, अमोनिया बन गई। अब क्या करें? ऐसी विकट परिस्थितियों में फ्रेंड्स, हमारा लीवर एक तारणहार के रूप में सामने आता है और तुरंत अमोनिया को अपने पास बुलाता है। दोस्तों, लीवर क्या करता है? अमोनिया को अपने पास बुलाता है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, इस अमोनिया को ये लीवर किसमें चेंज कर देता है? यूरिया में। हम उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे कि ये बहुत ज्यादा विषैली होती है, और ये यूरिया इसकी तुलना में क्या होता है? कम विषैला होता है। आप बताओ कैसे कह देते हो? बहुत ही प्यारा अंग है, बहुत ही संकट मोचक अंग है हमारे शरीर का। कौन? लीवर। आप सोचिए ये कितनी अधिक विषैली है। कौन? अमोनिया। इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। इस अधिक विषैली गैस को लीवर ने किस में चेंज कर दिया? कम विषैले पदार्थ यूरिया में चेंज कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा और लॉजिकली पूछा जाए तो ये भी पूछ लिया जाता है कि अमोनिया का यूरिया में कन्वर्जन जो होता है, ये कौन से चक्र द्वारा, इसका ये कन्वर्जन क्या कहलाता है? तो याद रखना, इस चक्र को आप एक नाम से याद रखना, ये कौन सा चक्र होता है? ये ऑर्निथिन चक्र होता है। तो एक प्रश्न भी बन गया, देखना मैं बात भी करता रहूंगा और पढ़ाता भी रहूंगा। एक प्रश्न बन गया ना कि मानव शरीर में जब हानिकारक अमोनिया गैस बनती है, विषैली अमोनिया गैस बनती है, तो लीवर उस अमोनिया को किस में चेंज कर देता है? यूरिया में चेंज कर देता है, जो कि लेस टॉक्सिक, कम विषैला होता है। अमोनिया का यूरिया में कन्वर्जन क्या कहलाता है? आई मीन कौन सा चक्र कहलाता है? ये है ऑर्निथिन चक्र। और अब ये यूरिया जो है ना, ये ब्लड के साथ आगे बढ़ता है, किडनी के पास चला जाता है, और किडनी से फिर ये मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। किसकी बात है? यूरिया की। तो इस तरीके से विषैले पदार्थों का भी निराकरण करता है कौन? लीवर। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, किसके बारे में? लीवर के बारे में। वो क्या बात है गुरुजी? भाई वो बात ऐसी है, कई बार ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि जैसे आप खाना खाते, क्या खाते हो? खाना खाते हो, तो खाना खाने के दरमियान, जैसे एक दिन में एक स्वस्थ आदमी को लगभग 3500 किलो कैलोरी चाहिए। कितनी चाहिए भाई? 3500। ठीक, ऐसे ही एक महिला को औसतन 2700 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए एक दिन में। 2700 किलो कैलोरी। अब एक बात बताओ, क्या वो महिला नाप तोल कर खाएगी क्या कि हर चीज, एक रोटी खाए इसमें कितनी कैलोरी है, सब्जी में कितनी कैलोरी है, ये इसमें कितनी है, गाजर मूली, हर एक चीज को देख देख के खाएगी क्या? नहीं खाती दोस्तों, वो रैंडमली खाती है। नॉर्मली जो रेगुलर चल रहा है, तो रेगुलर रैंडमली खाती है। तो एक बताओ, क्या फिक्स 2700 ही जाता है उसके पेट में? अरे कई बार ये 3000 भी हो जाता है? और कई बार जीमने जूठने का सीजन होता है, शादी ब्याह का सीजन होता है, तो मामला 3500 के पार हो जाता है। अगर सेपरेट महिलाओं का टेंट हो तो 4000 भी हो जाए, क्या दिक्कत है? तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो जैसे उसने 3500 किलो कैलोरी भोजन कर लिया, चाहिए था कितना? 2700। आ कितना गया?
3500, 800 किलो कैलोरी क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया ना। अब क्वेश्चन यहां से बन रहा है, क्या क्वेश्चन बन रहा है कि सर इस एक्स्ट्रा का क्या होगा। देखिएगा इस एक्स्ट्रा का क्या होगा, ये जवाब तो बाद में देना, पहले मैं एक और क्रॉस क्वेश्चन आपके ऊपर दाग देता हूं। आप बताइए, आप रोज खाना खा रहे हैं, चलो जा रहा है, कभी ऐसा भी होता है, नवरात्रा है जैसे, ये महिलाएं पुरुष जो भी नवरात्रा करते हैं, या कई बार अक्सर जो पुरुष प्रधान समाज है, तो ये सीधा क्रॉस क्वेश्चन दाग देता है कि महिलाएं व्रत क्यों करती हैं, व्रत के पीछे की साइंटिफिक महत्ता बताइए। देखो धार्मिक महत्ता तो देवता खुश हो जाते हैं, कोई अपने पति के लिए, पत्नी को किसी किसी के लिए करती है, लेकिन वैज्ञानिक महत्ता क्या है व्रत की, वो मैं बताता हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या, जिस दिन आपने व्रत, देखो आप 2000 खा रहे हो, आपने जैसे आज 2000 किलो कैलोरी खाई, तो अमावस्या, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब अपना अरेंजमेंट रखते हैं, तुरंत उसको वहां लगा देते हैं, आज खाया आज ही खर्च कर दिया, व्यवस्था रहती है। ठीक, आप जैसे 10 बजे खाना खाई, 10 बजे वो तैयार रहते हैं कि आया क्या, हाँ आ गया, चलो तुरंत बांट दो इसको, तुरंत छोटी आंत, बड़ी आंत और अमाशय मिलकर इसको अंगों में, कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उससे एनर्जी डेवलप कर देता है, इससे अपना शरीर का दिन का खर्चा चलता है, ऊर्जा का। लेकिन अब सोचो एक दिन ऐसा आया जिस दिन है ना कोई एकादशी का व्रत था और आपने उस दिन खाना नहीं खाया। अब अमावस्या को तो आदत पड़ी हुई है डेली 10 बजे की, 10 बजे खाना आया क्या, सर आज नहीं आया। अब बताओ वो बेचारा क्या करेगा, आज तो उसके पास कोई काम ही नहीं है, तो आज वो क्या बांटेगा अंगों को। अंगों को भी डेली की आदत पड़ी हुई थी कि 10 बजते ही कि मेरे को दे दो, मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। अब 10 बजे वो फिर आ गए कि अमावस्या महोदय हमारा क्या। अमावस्या ने कहा मैं क्या करूं, आगे से कुछ आया नहीं। ऐसी परिस्थिति में सोचो क्या होगा, पूरे शरीर में भुखमरी होगी ना, बेरोजगारी होगी ना, किसी के पास कोई कामदार नहीं है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों लीवर आता है सामने कि मैं दूंगा तुम्हें नरेगा का काम। लीवर क्या करता है दोस्तों, लीवर फंडिंग करता है हमारे बॉडी में। लीवर क्या करता है, जो आप डेली खाना खाते हो उसमें जो एक्स्ट्रा फूड है, जैसे 800 किलो कैलोरी है, आजा लीवर इसको क्या कर लेगा, जमा कर लेगा। ठीक, आप डेली 100-200 भी ज्यादा खा रहे हो ना, तो वो उसको क्या करता रहता है, जमा करते रहता है इस तरीके से। ठीक, अब ये एक्स्ट्रा भोजन जमा हो रहा है ना, तो यहां से 2 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन क्या बन गया कि मानव शरीर में अतिरिक्त भोजन, क्या कहा, मानव शरीर में अतिरिक्त भोजन जो है ना ये किस रूप में जमा होता है, पहला क्वेश्चन। तो याद रखना हमारे शरीर में जो अतिरिक्त भोजन है दोस्तों, एक्स्ट्रा फूड है, ये जिस रूप में जमा होता है ना, इस रूप को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन, या फिर इसे हम कहते हैं मंड। और कहां जमा होता है, तो इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो याद रखना किसमें, लीवर में जमा होता है। फिर आप प्रश्न वापस, ये क्वेश्चन आ गया कि सर जब भूख, उपवास, नवरात्रा, रोजे, ऐसे समय जब मानव शरीर को ऊपर से फूड सप्लाई नहीं होती, तो ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों याद रखना ये ग्लाइकोजन जो है ना, इस ग्लाइकोजन को लीवर किस में चेंज कर देता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है, और फिर इस ग्लूकोज से हमारे शरीर का काम चलता है। तो ये 2 बातें मैंने आपको और समझा दी। तो याद रखना उपवास के समय आप अगर ऐसे कहते हो कि मैं भूखा हूं तो आप गलत है। आपको क्या लगता है, आपने आपके शरीर को बेवकूफ बना दिया, अरे नहीं 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 नहीं, बहुत नकटा है आपका शरीर, कोई नहीं, बाहर से नहीं तो अंदर से सही, वो आपके अंदर की चीजें ना उनको खाता है। कितने दिन भूखे रहोगे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जब ये अंदर की चीजें समाप्त हो जाएंगी लीवर वाली, तो फिर वो मसल्स को खाने लगेगा, मसल्स भी समाप्त हो जाएगी तो फिर बोन्स को। लास्ट में इस तरीके से आदमी को यूं कहते हैं मरने में बहुत समय, अगर इंसान भूखा रहे तो यूं कहते हैं महीने महीने तक उसकी डेथ नहीं होती है। उदाहरण है जैन धर्म में संथारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में क्या किया था दोस्तों, संथारा। आज भी जैन मुनि जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने आप को कुटिया में बंद करके और अन्न त्याग देते हैं, फिर लास्ट में जब उनका सारा अंदर का डिकम्पोजिशन समाप्त हो जाता है तो फिर उनकी क्या हो जाती है, डेथ। हाँ, बिना पानी के नहीं रह सकता आदमी, बिना भोजन के रह सकता है, क्योंकि पानी के बिना ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में नहीं बदलेगा। ये बात यहां पर लीवर की मैंने एक और समझाई।
अब आप एक बात पूछोगे, एक क्वेश्चन यहाँ से आपके दिमाग में आएगा, और क्वेश्चन क्या आएगा कि सर आपने ये सारी बातें बता दी, पर आप ये तो बताओ कि लीवर होता कैसा है, कैसे ज्वाइंट रहता है, उसका स्वरूप क्या है। आप तो चलिए फंक्शन फंक्शन बताए जा रहे हो, उसकी एनाटॉमी हमें तो चित्र दिखाओ, बिना चित्र को समझ नहीं आएगा। आओ दोस्तों, चिंता क्यों करते हो, हम आपको दिखाते हैं कि लीवर दिखता कैसा है। इसके लिए आपको एक डायग्राम की मदद लेनी पड़ेगी। दोस्तों आपके सामने ये जो दिख रहा है ना दोस्तों, ये किसका डायग्राम है, ये लीवर का डायग्राम है। देखिए इसमें ये जो संरचना है ना, ये दिख रही है आपको, ये कंप्लीट संरचना, ये ऊपर वाली, ठीक। इस ऊपर वाली संरचना को ही हम क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। और ये किसी भी ऐसे व्यक्ति का लीवर जो ऐसे खड़ा था, तो बताओ ये वाली संरचना है ना, ये राइट होगी, दाईं, और ये वाली क्या होगी, बाईं, ठीक। अच्छा, ये कुछ नाम है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक्चुअल में ये जो ऊपर से नली आ रही है दोस्तों, ये रेड कलर की, इसे ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस का मतलब ये क्या है, ये ग्रास नली है, इसे ग्रसिका भी कहते हैं, जिसमें से भोजन आ रहा था, ठीक। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि लीवर जो है ये भोजन नली से डायरेक्ट अटैच है? नहीं दोस्तों, आपको मैंने पहले भी जब डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था, तो उसमें बताया था सबसे पहले यहाँ पर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। इनमें कहीं भी लीवर आया क्या, बताओ? नहीं, इनसे लीवर नहीं है, लीवर इनसे जुड़ा हुआ जरूर है। आहार नाल का हिस्सा है क्या लीवर? क्या भोजन डायरेक्ट लीवर में जाता है? नहीं नहीं नहीं, आहार नाल से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है कौन? लीवर, याद रखना। अब वो कैसे जुड़ा हुआ है वो भी मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। पहले इसका फिजिकल ये देख लीजिए स्वरूप कैसा है। ये लीवर है। अच्छा, लीवर के ये दाएं हिस्से में, याद रखना लीवर का दायां हिस्सा बड़ा होता है। इस चित्र से भी कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको। लीवर का दायां हिस्सा जो है ना, ये राइट, ये लीवर का जो दायां भाग है, ठीक है ना, राइट लोब ऑफ लीवर, इसको कहते हैं दाईं पाली। ये साइज में क्या रहती है? बड़ी रहती है, याद रखना। और ये लेफ्ट लोब होती है ना, ये साइज में क्या रहती है फ्रेंड्स? छोटी रहती है। एक बात तो ये। अच्छा, जो पित्ताशय है, ये गाल ब्लैडर का मतलब होता है पित्त की थैली, यानी कि पित्ताशय। ये दाईं पाली के नीचे ऐसे छिपा रहता है, एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है। एक जैसे ब्लड प्रेशर में अपन वो गुब्बारा देखते हैं ना, वो उस टाइप से ये एक स्ट्रक्चर होती है। ये ग्रीन कलर में यहाँ दिखा रखा है, इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। ये बात हो गई। अच्छा, ये इधर वाली जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अमाशय कहते हैं। क्या कहेंगे? अमाशय। ये लीवर हो गया, ये पित्ताशय हो गया, और ये क्या हो गया? अमाशय। अच्छा, इसमें आपको देखना कुछ बातें हैं जो कंफ्यूज करेंगी, मैं बता रहा हूं। सबसे पहली बात, सर ये सिस्टिक डक्ट क्या होती है? अभी अभी मैं समझाऊंगा आपको। क्या कहा मैंने? ये सिस्टिक डक्ट क्या होती है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आप यहां से मेरे से पूछेंगे कि सर ये कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या होती है? दो बातें। और तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि सर ये कॉमन बाइल डक्ट क्या होती है? ये तो नहीं पूछेंगे ना, ये ड्यूडेनम है, ये ग्रहणी है। अमाशय के बाद ये कौन सी आंत शुरू हो गई? ये छोटी आंत शुरू हो गई। इसका पहला भाग क्या है? ये ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी। ये पाइलोरस भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये अमाशय का लास्ट हिस्सा है क्या? पाइलोरस। अच्छा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, और ये अग्नाशय है, अलग से जुड़ा हुआ है। अच्छा, बात यहां पर तीन आई। एक तो सिस्टिक डक्ट क्या है, एक कॉमन बाइल डक्ट क्या है, और तीसरा बिंदु क्या है यहां से? कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या है। आओ मैं इसको ऐसे समझाता हूं, देखना दोस्तों, समझना। यहां पर कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या होती है, समझना। इसको हिंदी में भी यही कहेंगे, इसको हिंदी में कह सकते हो उबेनिस्ट यकृत वाहिनी, ठीक। इसको कह सकते हैं उबेनिस्ट पित्त वाहिनी। सिस्टिक डक्ट को सिस्टिक डक्ट ही कहते हैं। अच्छा, ये लीवर की दो पालियां जो है ना, एक ये राइट और एक ये लेफ्ट। अच्छा, राइट से आपको पता है पित्तरस कहां से बनता है? लीवर से बनता है ना। पित्तरस कहां बनेगा? लीवर में। तो इस पाली में भी पित्तरस बनेगा और इस पाली में भी पित्तरस बनेगा। तो बाइल जूस है,
एक नली तो इधर से लाएगी पित्तरस को, एक नली इधर से लाएगी, ठीक। वो जो नली है जो इस पित्तरस को ला रही है उस नली को बोलेंगे हेपेटिक डक्ट, यकृत वाहिनी। दो नली आ गई, एक दाईं तरफ से आई, एक बाईं तरफ से आई, है ना। ये दोनों जब मिल जाती है, यहां पर ये देखो, ये दिख रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है इंटरनल, ये दोनों जब मिल जाती हैं तो फिर वो एक नली बन जाती है, और उस एक नली को हम किस नाम से जानते हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो बताओ इसका मतलब क्या समझे आप? उभयनिष्ठ यकृत वाहिनी का मतलब होता है कि दाईं और बाईं पाली से पित्तरस को लाने वाली जो दो वाहिनियां हैं वो जब जुड़ जाती हैं तो क्या कहलाती है? कॉमन हेपेटिक डक्ट, उभयनिष्ठ यकृत वाहिनी। अच्छा, फिर एक और बात यहां से सुन लो, इस पित्तरस की जो एक्सिस मात्रा है वो यो कहते हैं किस में जमा होती है? पित्ताशय। पित्तरस का संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय में। तो पित्ताशय में जाने के लिए एक अलग से नली होती है, इस नली का नाम बता सकते हो? वो है कौन सी? सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट किससे रिलेटेड है? पित्ताशय से। और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट जब जुड़ जाती हैं तो फिर क्या कहलाती है? तब ये कहलाती है कॉमन बाइल डक्ट। इसको और अच्छे से अगर आपको समझना है, मुझे पता है आपको ये बात क्लियर हुई नहीं है अभी। देखो दोस्तों, हुआ क्या एक्चुअल में, ये मान लीजिए जैसे कि मैं एक रफ डायग्राम, एक ब्लॉक डायग्राम बता रहा हूं आपको। मान लीजिए जैसे ये एक लीवर का हिस्सा है, इस तरीके से समझना आप, एक एक बात समझा रहा हूं। अच्छा, यहां पर मान लीजिए ये एक क्या है? पित्ताशय है, ठीक है भाई। और मान लीजिए ये इधर से कौन आ रहा है? ये आ रही है ग्रास नली। इस नली का क्या नाम है? इस नली का नाम है ग्रास नली, ठीक। अच्छा, ये इधर क्या है भैया? ये इधर है स्टमक, आमाशय। इसे हम किस नाम से जान रहे हैं? ये है आमाशय। और आमाशय से यहां से जो निकलती है इस संरचना का नाम बता सकते हो? इसे कहते हैं कौन सी आंत? छोटी आंत। ये कौन सी आंत है? छोटी आंत। अच्छा, मैंने अभी जो बातें समझाई थी वो समझने की कोशिश करना। एक नली इधर से आती है, ये इधर से यूं आ रही है। एक नली इधर से आती है, ये यूं आ रही है, और ये दोनों नली यहां पर मिल जाती है, ठीक। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ एक नली इधर से भी आ रही है, और ये रो, ठीक। और फिर ये नली आगे चलती है। अब है पूछने के सवाल, ये यकृत की कौन सी पाली है भाई? ये राइट लोब है, और ये क्या है इसकी? देखना, उस डायग्राम में ये बात क्लियर नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाना मुनासिब समझा। ये जो दाईं पाली है इसमें से ये जो नली है, ठीक है ना, जो किधर से आ रही है दाईं पाली से, क्या लेके आएगी बताओ? पित्तरस लेके आएगी ना। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे यकृत वाहिनी, ठीक है ना। या इसको हम किस नाम से जानेंगे? हेपेटिक डक्ट, ठीक। लेकिन ये कौन सी है? ये राइट है। राइट का मतलब दाईं। इसी तरीके से ये जो नली है, ये वाली दिख रही है आपको, तो ये बताओ कौन से वाली हेपेटिक डक्ट हो जाएगी? ये हो जाएगी बाईं, यानी कि लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, यानी कि बाईं यकृत वाहिनी। ये दोनों यकृत वाहिनियां मिल जाती हैं, ठीक। तो फिर ये जो यकृत वाहिनी बनती है, ये वाली कॉमन, इसको हम किस नाम से जानेंगे? ये है प्रश्न यहां समझने का। ये वाली जो यकृत वाहिनी नहीं, ये इसे हम क्या कहते हैं भाई? इसे हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, यानी कि उभयनिष्ठ यकृत वाहिनी। एक एक बात क्लियर हो जानी चाहिए। और फिर ये पित्ताशय जो है, ये व्हाइट कलर की संरचना, इसका क्या नाम है? इसका नाम है पित्ताशय। इस पित्ताशय से ये जो नली आ रही है व्हाइट कलर की, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका नाम है सिस्टिक डक्ट।
इसका क्या नाम है, सिस्टिक डक्ट या सिस्टिक वाहिनी। ठीक, और जब ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों जुड़ जाती हैं तो फिर जो संरचना बनती है ना फ्रेंड्स, ये वाली, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम किस नाम से जानेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। ये है कॉमन बाइल डक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर से देख लीजिए, यकृत में कितनी पालियां होती हैं, दो, एक दाई पाली और एक कौन सी, बाई पाली। अच्छा, दाई पाली और बाई पाली से पित्तरस को लाने वाली ये वाहिनी कौन सी होती है, यकृत वाहिनी, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। अच्छा, ये क्या लाती है, पित्तरस लाती है। फिर इधर से पित्ताशय से जो नली जुड़ती है इस दोनों के उभयनिष्ठ भाग से, उसका नाम बता सकते हो सिस्टिक डक्ट। और जब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट जुड़ जाती है तो क्या कहलाती है, कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट भी आगे जाकर अग्नाशय से जुड़ के और फिर किससे जुड़ जाएगी, छोटी आंत से जुड़ जाएगी। ये वाली बात यहां से क्लियर हो जाती है। अब एक और प्रश्न उठ गया, यहां से एक और मुद्दे की बात यहां पर क्लियर हो गई। वो बात यहां से क्या सस्पेंस उठ गया कि सर आप हमें ये बताइए कि ये जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं, ये आपने जैसे मान लो खाना खाया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए। आपने भोजन किया, उसमें जैसे आपने कुछ भी खाया, दूध, दही, घी, कुछ भी खाया, वो किस में गया, पेट में, आमाशय में, आमाशय से किस में गया, वो छोटी आंत में। फिर आपने गुरुजी अभी अभी एक बात कह दी, क्या बात कह दी, कि आप का अतिरिक्त भोजन है ना वो लीवर में जमा होता है। तो वो जैसे मैं घी खा रहा हूं मान लो, तो घी तो पेट में जा रहा है, तो लीवर क्यों खराब होता है, ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई घी खाने से, अत्यधिक घी खाने से लीवर खराब होता है। मैं शराब पी रहा हूं तो शराब जाती तो पेट में है, पर लीवर डैमेज कैसे हुआ, इसका क्या कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट क्लास इसी लेक्चर की मोशंस एकेडमी के साथ, ठीक है।